आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित, लेकर हाजिर हूं आपके सामने गुप्त साम्राज्य का इतिहास। कौन से साम्राज्य का इतिहास? गुप्त साम्राज्य का इतिहास। तो गुप्त साम्राज्य में अपन जो है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और जो है आपके समुद्रगुप्त का पढ़ चुके थे। हमने समुद्रगुप्त को बहुत ही विस्तृत पढ़ा था, जिसमें उसके कई सारे चरणों में जो है उसने कई सारे क्षेत्रों को विजित किया था और पूरे भारत में केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की थी गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की। और अब अपन जो बात करेंगे आज, वो बात है अपने आज की, वो है आगे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त साम्राज्य अपना टॉपिक है, गुप्त साम्राज्य। इसमें आज जो अपन को शासक पढ़ना है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जब अपन बात करेंगे तो जो है कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो हमें ध्यान रखना है इसकी उपाधियाँ। क्या ध्यान रखना है? उपाधियाँ, कि इसकी क्या क्या अन्य नाम थे, किस प्रकार की जो है इसकी उपाधियाँ थी। इसकी उपाधियों में यदि मैं बात करूं आपसे तो कई सारी उपाधियाँ देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपकी जो है विक्रमादित्य। क्या नाम मिलेगा? विक्रमादित्य। परम भट्टारक, देवराज, देवश्री और शकारी। ये कुछ प्रमुख उपाधियां हैं इसकी जो हमें ध्यान में रखनी है। अक्सर पूछते हैं कि निम्नलिखित में से जो है विक्रमादित्य की उपाधि कौन से गुप्त शासक ने धारण की? तो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। परम भट्टारक कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड था। देवराज और देवश्री कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। और शकारी की उपाधि धारण करता है कौन करता है? चंद्रगुप्त सेकंड करता है। लील सिंह यादव गुड इवनिंग भाई। ऋतिक कुमार गुड इवनिंग। ये जो गोपाल कुर्डिया राम राम भाई। अंशुल कुमार नमस्कार भाई। राम राम भाई, सबको राम राम। लाइक कर दीजिएगा फटाफट। तो चलिए आगे हम इसकी जो है राजनीतिक विवरण देखते हैं। तो इसने जो है कई सारे राजनीतिक विवरण देखने को मिलेंगे आपको। दो तरह की, कूटनीतिक से और जो है विजयों से, जो है आक्रमणों से जो है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दो तरह की नीति देखने को मिलेगी। कूटनीति के तहत यदि मैं बात करूं तो इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह किया वाकाटक शासकों से। वाकाटक शासकों से इसका जो संबंध होता है, शासक होते हैं रुद्र सिंह। इसे जो है इसने क्या किया, इसकी अपनी पुत्री होती है प्रभावती गुप्त। गुप्त क्या नाम है? प्रभावती गुप्त। इसका क्या कर दिया? इसे विवाह कर दिया। क्या कर दिया? विवाह। कालांतर में इस रुद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है और वाकाटक का जो है अपने साम्राज्य में क्या कर लेगा? ये विलय कर देगा। क्या कर लेगा? वाकाटक का अपने साम्राज्य में विलय कर देगा। इसके अलावा इसने क्या किया? तो इसने जो है शक शासक, रुद्र सिंह तृतीय को जो है पराजित कर दिया। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को जो है क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस तरह से जो है भारत में शकों का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? भारत में शकों का अंत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि वाकाटक शासक रुद्र सिंह से जो है हमने देखा कि इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और जो है कालांतर में रुद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब साम्राज्य में क्या कर लेगा? अपने में विलय कर देगा। ये वही प्रभावती गुप्त है जिसने पूना का ताम्रपत्र या ताम्र अभिलेख जो है लिखवाया था, जिसमें हमें उसमें गुप्त शासकों के गोत्र या धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तब हमने ये माना था कि गुप्त शासकों का जो धर्म है राजकीय धर्म है। गुप्त शासकों का जो है राजकीय धर्म है वो कौन सा था? राजकीय धर्म। तो गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था। ठीक है, और जो है
वैष्णव धर्म के या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और इनका जो है राजकीय चिन्ह जो था वो हमने देखा था गरुड़ था। क्या था? गरुड़। तो गरुड़ आकृति के सिक्के भारत में किसने प्रचलित किए थे? वो था समुद्रगुप्त। वीणा वादन करते हुए किसका अंकन मिलता है सिक्कों पे? समुद्रगुप्त का। भारतीय का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसकी? चंद्रगुप्त की। वाकाटक शासक रुद्र सिंह, और फिर जो है शक शासक ये जो है रुद्र सिंह थर्ड को पराजित करता है। इसके अलावा जो है इसके समय चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा करता है। चीनी यात्री, क्या नाम है उसका? फाहियान। ठीक है, ये जो है क्या करता है? भारत यात्रा करता है। कहाँ की? भारत यात्रा करता है। इसकी भारत यात्रा जो है, इसकी यात्रा वृतांत है भारत पे जो लिखा हुआ, उसको अपन कहते हैं फूकुओ की। क्या कहते हैं? फूकुओ की। इसका क्या है? यात्रा वृतांत है, जो चीनी भाषा में है। इसी ने जो है चंद्रगुप्त के बारे में जो है जिक्र करता है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जिक्र करता है। फाहियान क्या करता है? चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जिक्र करता है, और मध्य देश को, ये जो है एमपी यूपी वाला बेल्ट, इसको कहता है ब्राह्मणों का देश। किसका देश? ब्राह्मणों का देश कहता है। और बताता है उस समय हमें जो है हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय हमें जो है पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, और उस समय हमें भारत और चीन के मध्य संबंधों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और फिर जो ये है चीनी यात्री कितने साल रहा? तो ध्यान रखना, ये आदमी जो है ये 399 ईस्वी में आया और 414 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 4 से 14 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और जब ये वापसी करता है तो पाटलिपुत्र से, कहाँ से करेगा? पाटलिपुत्र से ये वापसी करेगा, और जो है जिस बंदरगाह से होकर चीन जाता है उस बंदरगाह का नाम है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। क्या नाम है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस बंदरगाह से होके ये आदमी जो है कहाँ जाता है? वापस चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है सेकंड, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसने जब शकों को पराजित किया तो विक्रमादित्य नाम से जो है सिक्के जारी किए। शक शासकों के उसमें प्रचलन में सिक्के होते थे, वो रजत सिक्के होते थे, इसलिए इसने भी जो है रजत सिक्के भी जारी किए थे अपने काल में। हालांकि सर्वप्रथम रजत सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है भारत में? गुप्त शासकों में। तो गुप्त शासकों में सबसे पहले था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने चांदी या रजत सिक्के जारी किए थे, जिसने अपनी रानी कुमारी देवी का जो है क्या किया? उन सिक्कों पे नाम उत्कीर्ण करवाया था। तो इस तरह से जो हम देखते हैं तो ये चंद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और ये जो आपको इसके बारे में ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो है बहुत ही साहित्य प्रेमी और कला का सम्मान करने वाला इंसान था, बहुत ही विद्वान आदमी था, और उसमें जो है हमें इसके समय जो है जानकारी मिलती है, इसके दरबार में नवरत्नों की जानकारी मिलती है। कितने की? नवरत्नों की। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक चीज़ है, वो ये है कि जो है आपने देखा होगा लौह स्तंभ। क्या देखा होगा? लौह स्तंभ। लौह स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। लौह स्तंभ जो है महरौली का लौह स्तंभ कहाँ पे है? महरौली, दिल्ली में है। ठीक है, ये लौह स्तंभ जो है ये इस पे जंग नहीं लगा है, और जो है ये इस पे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है। क्या नाम है? चंद्र नाम के शासक का जिक्र मिलता है। इसके आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि इस समय जो है गुप्त काल में कला और साहित्य और कई सारी जो है वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया था। तो जो है संभवतः चंद्र का मतलब यहाँ किससे होगा? चंद्रगुप्त से होगा। तो लौह स्तंभ के बारे में आज से आगे आपसे पूछे तो ध्यान रखना, महरौली का लौह स्तंभ संभवतः ऐसा माना गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित करवाया होगा। ठीक है, तो ये तो सारी बातें थी जो है हमने देखी इसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके दरबार में रहने वाले 9 विद्वानों की। शुक्रिया भाई गौरव, शुरू करने की कोशिश करेंगे हम पॉली टीवी जल्दी ही, लेकिन एटलीस्ट जो है आप जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिएगा।
पूजा साहू सॉरी पूजा साहू, गुड इवनिंग। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसके लिए शुक्रिया। इस सेशन को शेयर करो। जब हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो सेशन? शेयर करो इस सेशन को, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले नवरत्न। चंद्रगुप्त सेकंड और इसके दरबारी नवरत्न, इनकी बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। पहला जो है वो है कालिदास, ठीक है। छपणक, वररुचि, घटकर्पर, वेताल, अमर सिंह, कितने हो गए? और जो है वराहमिहिर, ठीक है, कितने हो गई? दो और रह रहे हैं, किसी को कमेंट में याद रहे फटाफट बता दीजिएगा। बिल्कुल ऋतिक कुमार, नवरत्न अकबर के दरबार में भी थे लेकिन नवरत्न इसके दरबार में भी होते हैं। तो कालिदास, छपनक, वररुचि, घटकर्पर, वेताल, अमर सिंह, वराहमिहिर और जी एक दो नाम और होंगे। तो फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि कौन कौन से नाम और थे, फटाफट बताइए। बताइए फटाफट कौन कौन से थे। चलिए, एक धन्वंतरी था, ये जो चिकित्सक था। और बताइए बताइए फटाफट बताइए बताइए बताइए। जय हिंद नहीं थे? जय हिंद सर, जय हिंद। अभी सबको पर नाम बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिए करो। जब पूछता हूँ कोई चीज़ बाई मिस मैं करता हूँ तो आप भी बता दिया करो, ठीक है। तो 9 विद्वान देख लीजिए कौन कौन से थे। कालिदास, छपनक, वररुचि, घटकर्पर, वेताल, अमर सिंह, धन्वंतरी और वराहमिहिर और कौन था? अश्वघोष। तो इस तरह से टोटल 9 विद्वान जो थे वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त के दरबार में थे। चंद्रगुप्त कौन सा भाई? चंद्रगुप्त सेकंड था। कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड था। लाइक कर दीजिए जो भी नए लोग जुड़े हैं भाई। हाँ, शंकु लिख दिया, शंकु एक ही, घटकर्पर कर दे, शंकु कह दे, कोई ना, है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला शासक आपका जो है वो है कुमारगुप्त। कौन सा है? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त की जानकारी हमें जो है उदयगिरि के अभिलेखों में ज़्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसका एक संधि विग्राहक, जिसे आप युद्ध और शांति का मंत्री कहते हैं, वीरसेन था। और वीरसेन ने उदयगिरि की पहाड़ियों में जो है कई सारे जो है शिव मंदिर बनाए थे। और उसमें जो हमें जानकारी मिलती है, उस लेख में जो मिलती है वो मिलती है इसकी विजयों की जानकारी। किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की विजयों की जानकारी। तो आज से आगे आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त सेकंड की विजयों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उदयगिरि लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उदयगिरि, ये ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कुमारगुप्त। कौन सा है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है कोई ज़्यादा टिपिकल शासक नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा इसके बारे में भी। तो इसे जो है अपन अभिलेखों के आधार पे इसे 3-4 नाम मिलते हैं। और नाम क्या, इसकी जानकारी मिलती है ज़्यादा। अभिलेखीय जानकारी। गुप्त शासकों का इतिहास थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा, विवादास्पद रहा है। जैसे अपन देखते हैं समुद्रगुप्त सेकंड और जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड देखते हैं तो उनके मध्य एक रामगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? रामगुप्त की।
तो रामगुप्त जो है ऐसा माना जाता है संभवत जो है शासक रहा होगा, किसका शासक रहा होगा, भाई रहा होगा चंद्रगुप्त का, और दोनों के मध्य सत्ता के लिए क्या रहा होगा, संघर्ष रहा होगा। तो 5-1 साल का जो है इनके शासन काल में गैप आ जाता है वापस समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के, तो माना जाता है कि उस समय यहाँ संघर्ष हुआ होगा। फिर वापस आप जब देखेंगे आपके जो है ये कुमारगुप्त, तो जो है कुमारगुप्त के समय भी हमें देखने को मिलेगा एक संघर्ष जो है, उसमें संघर्ष का मिलता है, वो मिलता है गोविंद गुप्त से। ठीक है, तो इतिहासकारों में मतभेद है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि संभवत रामगुप्त का पुत्र होगा गोविंद गुप्त, और रामगुप्त की पत्नी होगी ध्रुव देवी, उससे वह क्या था, उत्पन्न था। तो उसका कोई खास इतिहास में जिक्र है नहीं, और ना ही अपन संघर्षों के बारे में ज़्यादा जानना है। जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें अपन सारी कवर यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है कुमारगुप्त का अभिलेखीय जानकारी मिलती है, तो कुमारगुप्त का एक जो है फेमस अभिलेख है वो है विलसड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, विलसड़ अभिलेख। और इस विलसड़ अभिलेख में ही हमें जो है इसके वंश की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, वंश की जानकारी मिलती है। और ये जो है अभिलेख लगाया गया है, ये लगाया गया है 414 ईसा में। कब लगाया गया है, 414 ईस्वी में। इसके आधार पे ये कालक्रम माना गया कि 414 से लेकर 54 तक जो है कुमारगुप्त ने क्या किया होगा, शासन किया होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जो माना गया है, इतिहासकारों ने जो चीज़ बताई है अपने लिए, वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो 414 से लेकर 454 तक ये क्या रहेगा, आपका गुप्त काल में प्रसिद्ध शासक रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक तो विलसड़ अभिलेख, इसके वंश की जानकारी मिलती है, और एक मिलता है मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर एमपी में है, आपको पता ही है। तो मंदसौर अभिलेख जो है इसमें जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है इसकी जो है विजयों का उल्लेख, इसके साम्राज्य विस्तार की बातें मिलती है। किसकी बातें मिलती है, साम्राज्य विस्तार की बातें मिलती है। कहीं न कहीं जो है स्कंदगुप्त का जो है भीतरी अभिलेख है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। किसका मिलता है, भीतरी अभिलेख में भी इसका क्या मिलेगा, जिक्र मिलेगा। भीतरी अभिलेख में जिक्र। उस समय इसका पुत्र होता है स्कंदगुप्त, उसने हुणों के आक्रमण को असफल किया था, तो उसकी जानकारी मिलती है। तो कहीं न कहीं इसी के काल में किया था, तो वो राजकुमार था स्कंदगुप्त उसमें। तो जो है भीतरी अभिलेख मूल रूप से तो स्कंदगुप्त का लगाया हुआ है, यूपी में पड़ता है भीतरी। ठीक है, लेकिन इसमें जानकारी हमें किसकी मिलेगी, कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त का जो है इतने सारे अभिलेखों में जिक्र मिलता है, इसलिए जो है सर्वाधिक अभिलेख किसी के यदि मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सर्वाधिक अभिलेख, तो वो फिर आपका कौन सा है, कुमारगुप्त है। सर्वाधिक क्या मिलते हैं इस आदमी के या इस शासक के, सर्वाधिक क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अभिलेख। अब आज से आगे आपको पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा है गुप्त शासक, वो कुमारगुप्त है। ऐसा सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने जो है सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं, तो सर्वाधिक सिक्के हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके कुमारगुप्त के। किसके मिलते हैं, सर्वाधिक सिक्के भी जो है हमें मिलेंगे, वो मिलेंगे कुमारगुप्त के। सर्वाधिक सिक्के भी मिलेंगे, वो किसके मिलेंगे, कुमारगुप्त के। तो इस तरह से जो है कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने जो है वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया था, निर्माण। किसका निर्माण करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय में जो है बौद्ध धर्म का ये जो है प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, और इसे जो है आप ऑक्सफोर्ड ऑफ बोधायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ बोधायन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो है अब आपसे आगे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, आज से आगे तो आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किसने कराया, कुमारगुप्त ने करवाया। किसने करवाया, कुमारगुप्त ने। इसके अलावा जो है इस आदमी ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसलिए इसने अपने सिक्कों पे जो है अश्वमेध पराक्रम नामक उपाधि धारण की। ठीक है, इसे जो है आप महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। और अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी कौन देता है हमें, कौन बताता है इसने करवाई? ये हैंसांग कहता है। कौन कहता है? जो वर्धन काल में आया था, जो है थानेश्वर के राजा थे हर्षवर्धन, उनके काल में, तो उनके समय हैंसांग ये जानकारी देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने पीछे फाहयान पढ़ा, किसके समय आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में कहीं पर भी चंद्रगुप्त का नाम का जिक्र नहीं किया है। ठीक है ना? क्या नहीं किया है? नाम का जिक्र नहीं किया है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या फाहयान के यात्रा वृत्तांत में चंद्रगुप्त का जिक्र मिलता है? नहीं मिलता है। उसने कहीं पर भी चंद्रगुप्त का जिक्र नहीं किया, लेकिन भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी जरूर मिलती है। लेल सिंह कोई दिक्कत नहीं है। शंकु और घटघर पर वैसे तो अलग ही है, पर कई जगह किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। कई जगह 10 मिल जाते हैं, कई जगह 9 मिल जाते हैं। तो मैंने जो 9 नाम लिखा है वो अलग है, उसमें एक शंकु या नाम नहीं मिल रहा है, तो आप उसको शंकु ऐड कर दिए, कोई एक नाम आपको हटाना पड़ेगा। तो किताबों में थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने वो 9 नाम लिखा है, वो मेरी तरफ से लिखा है। ठीक है ना? आपको शंकु भी आप याद रख लेना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? चलिए, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हमें जो है इस भीतरी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि इस समय भारत पे जो है किसने आक्रमण किया? हुनों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? हुनों ने। तो हमें जो है हुन आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। इसके समय किसके आक्रमण की जानकारी मिलती है? हुन आक्रमण की क्या मिलती है? जानकारी। और उस आक्रमण को असफल किसने किया? उस आक्रमण को असफल किया, दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, दिख तो रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वापस यहाँ देख लेना आप। उस आक्रमण को असफल किया वो इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। किसने किया? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने क्या किया? इसको असफल कर दिया, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसका हैंसांग ने जिस शासक का जिक्र किया है, बनाने वाले का निर्माता जो बताया है, वो निर्माता है शक्रादित्य। क्या नाम है? शक्रादित्य। तो इस शक्रादित्य से आप समझ जाना, यहाँ शक्रादित्य किसका नाम होगा? कुमारगुप्त का नाम है। यानी कि हैंसांग या चीनी ग्रंथ जो है कुमारगुप्त को क्या बताते हैं? चीनी ग्रंथ जो है कुमारगुप्त को बताते हैं, वो बताते हैं शक्रादित्य। क्या बताते हैं? शक्रादित्य। क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल, एक कनिष्क के दरबार में भी अशोक घोष था, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो पूजा साहू, आप सही कह रही हैं। वो अशोक घोष था जो जिसने शोधरानंद सारीपुत्र प्रकरण वगैरह लिखा, वो अलग था। चलिए, तो जो है ये शक्रादित्य। ठीक है, अब जो है अपन आगे बात करें यदि जो है इसके बारे में, तो जो है इसके हमने देखे कि सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सर्वाधिक सिक्के। लेकिन सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं, इसमें एक आकृति स्पेशल मिलती है, मयूर आकृति के सिक्के। अब आपसे पूछे कि मयूर आकृति के सिक्के निम्न में से कौन से गुप्तकालीन शासक ने जारी किए, तो मयूर आकृति के सिक्के जो है वो सर्वाधिक मिलते हैं, वो किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं। तो इस तरह से जो है कुमारगुप्त के बारे में ये कुछ अभिलेखों में जानकारी मिलती है। कौन कौन से अभिलेख है वो बात की हमने, और फिर हमने इसकी कुछ राजनीतिक विस्तारवादी जो है नीति थी उसकी चर्चा की। उसने कहाँ कहाँ विस्तार किया, किस तरह जो कला या साहित्य को प्रोत्साहन दिया, कौन कौन सी स्थापत्य कला में योगदान दिया, वो सारी बातें की हमने। इसके अन्य नाम क्या मिलता है? शक्रादित्य। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी उपाधियां। क्या देख लेते हैं इसकी उपाधियां? एक तो इसकी उपाधि मिलती है महेंद्रादित्य। क्या मिलती है? महेंद्रादित्य। और क्या मिलती है? जैसा कि अभी अपन ने देखा शक्रादित्य। क्या मिलती है? शक्रादित्य। और क्या मिलती है? अश्वमेध पराक्रम। क्या मिलती है? अश्वमेध पराक्रम। तो इस तरह से जो है इसकी 3-4 उपाधियां मिलती है जो आपको ध्यान होनी जरूरी है।
और इन 3-4 उपाधियों में से या तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, या फिर बन जाएगा जो इन अभिलेखों में, या फिर बन जाएगा क्या कि सर्वाधिक सिक्के किसके हैं, या सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, या नालंदा का निर्माता। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है नालंदा वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। कालांतर में बख्तियार खिलजी काकी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं को जो है मौत के घाट उतार दिया और वहाँ पे आग के हवाले कर दिया पूरे विश्वविद्यालय को। और कहते हैं कि अगले 5 से 6 महीने तक ये जो है विश्वविद्यालय जलता रहा, क्योंकि इसमें इतनी पांडुलिपियों का संग्रहण था, वो आग को धीरे धीरे आग उसमें लगती रही और वो जलता रहा। ठीक है, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। कालांतर में भारत सरकार ने, मनमोहन सरकार में जो है, मनमोहन सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया वर्तमान में 2007-8 की घटना मेरे ख्याल से। और फिर जो है वर्तमान उसके कुलपति आपसे पूछे तो अमर्त्य सेन है, जो भारत के महान अर्थशास्त्री है और नोबेल पुरस्कार विजेता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो है वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? अमर्त्य सेन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, तो जो है इस तरह से ये आपका कौन था? कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। अब बात करते हैं अपन स्कंदगुप्त की। कुणाल कुमार सर, मैं सर का पेपर दूंगा। किसका पेपर देंगे आप? एसआई का। अच्छा, बिल्कुल मेरे लेक्चर यूजफुल ही नहीं होंगे कि आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे यदि आप पढ़ते हैं मेरे लेक्चर। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने नहीं चलाए चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का प्रचलन तो वैसे हो गया था, वो हो गया था आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय, और लेकिन इसने सर्वाधिक संख्या में चलाए थे, ये आप कह सकते हैं। ये आशा राणा ने क्वेश्चन पूछा है भाई। मैंने कुणाल आपको आंसर दे दिया कि बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। मैंने आंसर दे दिया कुणाल, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए वीडियो, टेंशन मत लीजिए। आप तो बस सेशन को शेयर कीजिए और जो है अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए इसे, ताकि लोग जो है इसका आनंद और लुत्फ ले सकें। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे और लोगों तक साझा करें, और ज्ञान देने से बढ़ता है। और आपकी भी कहीं न कहीं वाहवाही और तारीफ होगी यदि हमारा कंटेंट अच्छा है। और दूसरी चीज़, आपके सहयोगी मिल जाएंगे इस चैनल पर पढ़ने वाले, आप उनसे हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं, आपसे डेली डिस्कस कर सकते हैं जो मैं टॉपिक यहाँ पढ़ाता हूँ। तो कई सारे आपको फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों का जो है आप लाभ लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, अब अपना अगला शासक है स्कंदगुप्त। कौन है भाई? स्कंदगुप्त। 454 से लेके 67 तक जो है ये क्या रहेगा? गुप्तकालीन शासक रहेगा। हालांकि यहाँ कालक्रम आपसे कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि कालक्रम ऐतिहासिकता थोड़ी संदिग्ध है प्राचीन भारत के कालक्रम डिसाइड करने में, तो वहाँ कालक्रम आपसे बहुत कम पूछेंगे, फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसकी हमें जानकारी मिलती है ज़्यादा, वो मिलती है इसके भीतरी अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? भीतरी अभिलेख से जो है हमें क्या मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि इसने युवा अवस्था में, जब ये युवराज था, क्या था? युवराज, तब इसने जो है हुणों के आक्रमण को असफल किया था। क्या किया था? हुणों के आक्रमण को क्या किया था? इसने विफल किया था। ठीक है, हुणों के आक्रमण को विफल किया था। चलिए, और क्या जानकारी मिलती है? और हमें इसका एक अभिलेख मिलता है, वो मिलता है आपका जो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख हमने जिक्र किया था कि जो है जूनागढ़ अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और जो है फिर हमने देखा कि रुद्र जो है आपके शक शासक रुद्रदामन है, उनका जिक्र मिलता है। तीनों के अलावा चौथा शासक कोई है तो वो कौन है? स्कंदगुप्त। ऐसा माना जाता है कि जूनागढ़ में इसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। कौन सी झील का? सुदर्शन झील का क्या कराया? जीर्णोद्धार। जो मूल रूप से कब बनी हुई थी? वो बनी हुई थी आपके जो है, वो बनी हुई थी आपके मौर्य काल में। मूल रूप से कब बनी हुई थी? मौर्य काल में। तो इसने जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, और जो है इस झील में, वहाँ इसने अपना जो है झील के आसपास प्रशासक नियुक्त किया। तो इसके एक प्रसिद्ध जो है सेनापति थे चक्रपालित, सिर्फ पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त। तो पर्णदत्त के पुत्र
इसका एक पुत्र होता है चक्रपालित, क्या नाम है, चक्रपालित, उसको नियुक्त किया। चक्रपालित को क्या किया, यहाँ पे नियुक्त किया। तो ये जानकारी हमें मिलती है, वो कहाँ मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ अभिलेख में टोटल कितने शासकों की जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख पे हमें जानकारी मिलती है टोटल 4 शासकों की। कितनों की, 4 की, चंद्रगुप्त की, फिर जो है अशोक की, फिर जो है रुद्रदामन की, फिर मिलती है किसकी, फिर मिलती है आपके स्कंदगुप्त की। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बता चुका हूँ कि गिरनार या सुदर्शन झील के किनारे लगा हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसी शैली में, चंपू शैली में है, यानी गद्य और पद्य शैली में है। तो ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, शासक था रुद्रदामन, उसने इसको लगवाया था। चलिए, ये इसके बारे में हमने यहाँ बात कर ली। और क्या है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है इस पे इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी। क्या कर दी, राजधानी चेंज। राजधानी इसके समय कहाँ थी, पाटलिपुत्र, और ये राजधानी अयोध्या ले आएगा। कहाँ ले आएगा, अयोध्या लाएगा। राजधानी कहाँ ले आएगा, अयोध्या। अयोध्या स्थापित की, राजधानी कहाँ स्थापित की, राजनीतिक प्रभुसत्ता के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए जो है इसने अपनी राजधानी को बदल के कहाँ लेके आ गया, ये लेके आ गया अयोध्या में। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सुदर्शन झील गुजरात में, गिरनार में, भाई कुणाल। अंकित कुमार आज लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिए मैक्सिमम प्लीज। मेरी गुजारिश है, यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और फिर आप मुझे शिकायत मत करना कि मैं आपको जो है कंटिन्यूज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, तो इसने स्थापित की। और जो है हमें जो है देखते हम तो जो है इसके समय जो हुणों का आक्रमण होता है भारत पे, प्रथम हुणों का आक्रमण किसके समय होता है, प्रथम हुणों का आक्रमण भारत में जो है हुणों का आक्रमण होता है वो होता है स्कंदगुप्त के समय। किसके समय, स्कंदगुप्त के समय क्या होता है, प्रथम हुणों का आक्रमण होता है। इसके अलावा जो है जूनागढ़ अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है, कोहोम अभिलेख है और आर्य श्री मंजूषा कल्प है। इन सारों में जो है इसका जिक्र मिलता है, किसका, स्कंदगुप्त का। चलिए, हुणों का आक्रमण होता है। हुणों का प्रथम आक्रमणकारी जो होता है, आक्रमणकारी वो होता है, प्रथम आक्रमणकारी होता है, उसका नाम होता है तिगिन। क्या नाम होता है, तिगिन। ठीक है, हुणों का सेकंड या दूसरा आक्रमणकारी जो होता है उसका नाम होता है तोरमान। क्या नाम होता है, तोरमान। और थर्ड आक्रमणकारी जो होता है हुणों का, तृतीय आक्रमणकारी, उसका नाम होता है मिहिरकुल। क्या नाम होता है, मिहिरकुल। ये ध्यान रखना, मिहिरकुल, मिहिरकुल। ठीक है, अच्छा, तोरमान के बाद दिख नहीं रहा है ना, मिहिरकुल नहीं दिख रहा आपको। चलिए, यहाँ लिख देते हैं। ये हुणों का जो है दूसरा आक्रमणकारी है वो कौन है, तोरमान है। और तीसरा आक्रमणकारी मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थर्ड आक्रमणकारी हुण होते हैं, उसका नाम होता है मिहिरकुल। क्या नाम है, मिहिरकुल। ठीक है, थर्ड हुण आक्रमणकारी कौन है, मिहिरकुल। ये मिहिरकुल जो है ये शिव भक्त था या शिव का भक्त था। कौन से धर्म को मानता था, शिव भक्त को। इसने एक जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर बनाया। क्या बनाया, शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर बनाया अपने कोटा के पास, राजस्थान में कोटा के पास बाडोली का शिव मंदिर वर्तमान में भी है। बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, कभी मौका मिले तो जाके आना। बाडोली का शिव मंदिर, कौन सा मंदिर, बाडोली का शिव मंदिर का निर्माता कौन थे, वो थे आपके हुण आक्रमणकारी मिहिरकुल थे। इसी मिहिरकुल ने बौद्ध धर्म का प्राचीन स्थान राजस्थान में जो विराट या बैराट है, उस बैराट को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और इसने जो है माध्यमिका के आसपास वाले क्षेत्र को जीत लिया था। तो जो है हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी रखनी है तो स्कंदगुप्त के समय जो है हुणों का आक्रमण होता है। फिर आक्रमणकारी प्रथम होता है वो तिगिन होता है, दूसरा तोरमान होता है, तीसरा कौन होता है, मिहिरकुल होता है। मिहिरकुल जो है
ये 500 ईसा के करीब की बात है। और इसने ये शिव भक्त था और शिव मंदिर बनाया कोटा के पास, बारडोली नामक जगह है वहाँ पे। उस बारडोली को हम वर्तमान में बारडोली के शिव मंदिर के नाम से ही जानते हैं। चलिए अब जो है ये जो मिहिर कुल है, ये जो मिहिर कुल है, इसी मिहिर कुल को एक मालवा में शासक होते हैं यशोधर्मन, उन्होंने जो है क्या कर दिया था, पराजित। फिर कालांतर में जो है उत्तरोत्तर काल, जैसे गुप्त काल का जो है आप समझ सकती है, जो है अपन देखते हैं कि गुप्त शासन जो है शिथिल हो जाता है, एक प्रकार से खत्म होने के कगार पे होता है। उस काल में एक गुप्त शासक होगा नरसिंह बालादित्य, नरसिंह बालादित्य, उसने भी मिहिर कुल को पराजित किया था, इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो है ये गुप्त शासक होते हैं। और गुप्तों का अंतिम शासक प्रसिद्ध होता है, वो होता है विष्णुगुप्त। तो अब आपसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य के पतन में निम्नलिखित में कौन सी शक्ति का हाथ रहा, तो हुणों का हाथ रहा। किसका हाथ रहा, हुण का। यानी गुप्तों के पतन का कारण रहा, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भारत में रहा, वो कौन रहे, हुण आक्रमणकारी। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण जो आपसे पूछे तो कौन होगा, हुण आक्रमणकारी होंगे। कौन होंगे, हुण आक्रमणकारी। तो हुण आक्रमणकारियों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये जो है 3 आक्रमणकारी थे, प्रथम तोरमान, तिगिन, तोरमान और जो है मिहिर कुल। और फिर जो है इस तरह से पूरा का पूरा गुप्तों का राजनीतिक विवरण हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे गुप्तों के बारे में, जो है गुप्तों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और राजनीतिक सत्ता कैसी थी, प्रशासन कैसा था, उसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक इनका जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखी है। हमने ये देखा कि गुप्तों ने अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और किस तरह उनका उदय हुआ, वो देखा। तो जो है इस तरह से जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। तो अब अगला टॉपिक आपका जो है वो है गुप्त साम्राज्य का जो है राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म में अंदर क्या क्या चीज़ें पूज्य थी, क्या क्या कठोरताएं आ गई थी, उन सारी बातों के अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। बहुमुखी ज्ञान आपका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, इसलिए शुक्रिया। और ये जो है सुशील कुमार है मेरे ख्याल से, शुक्रिया सुशील कुमार जी। मेरा समझाया आपको समझ में आ जाता है तो मेरे यहाँ पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है, ठीक है। और आप प्लीज़, मेरी गुजारिश आप लोगों से, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इसका लुत्फ़ ले सकें और लोग जो है लाभान्वित हो सकें, और हमें भी जो है आपसे इस तरह से प्रेरणा मिलती रहें, ताकि हम कंटिन्यू आपको आगे बढ़ा सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन जो है राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासन। अब अपन देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन। क्या देखेंगे, प्रशासन। कई सारे टॉपिक हैं, हम प्रशासन देखेंगे, हम समाज देखेंगे, हम राजनीति देखेंगे। टॉपिक देख लो कौन कौन से पढ़ने हैं। प्रशासन के बाद हम देखेंगे गुप्तों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। गुप्तों का जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, हम देखेंगे धार्मिक स्थिति कैसी थी, धर्म, कौन से धर्म को प्रमुखता दी जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे गुप्तकालीन विज्ञान एवं कला, गुप्तकालीन विज्ञान एवं कला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से तो इतने क्वेश्चन आते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वे। हरिओम सिंह, शुक्रिया, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसके लिए। शेयर कर दिया, इसके लिए शुक्रिया हरिओम सिंह जी। ललेंद्र यादव, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया लील सिंह यादव।
तो प्रशासन की बात करते हैं। तो देखिए, गुप्तों में जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इस चीज़ का ध्यान रखना। राजा जो है, राजा में केंद्रीयकृत सत्ता का जो है देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर होती है। कैसी होती है? कमज़ोर। उसकी वजह होती है क्योंकि सामंतवाद का इस समय क्या हो जाएगा? उदय होना शुरू होता है। सामंतवाद का क्या होना शुरू होगा? उदय, है ना। राजा के नीचे जो सामंत होते थे, तो सामंतों के जो है उदय होने की वजह से ये अति केंद्रीयकृत व्यवस्था नहीं थी, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्या होती थी? कमज़ोर व्यवस्था होती थी। ठीक है। राजा जो है सभी शक्तियों का जो है केंद्र होता था। राजा सभी शक्तियों का केंद्र। सभी शक्तियां किसी में निहित होती थी? राजा में। यानी सर्वोच्च निर्णयकर्ता जो होता था वो राजा होता था। सभी शक्तियां जो है राजा में निहित थी। किस में निहित थी? राजा में निहित थी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा के सहयोग के लिए क्या होती थी? राजा का सहयोग करना है आपको, तो उसके लिए क्या होती थी? सहयोग के लिए मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता था, इस मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता था वो कहलाता था संधि विग्रहक। संधि विग्रह क्या कहलाता था? संधि विग्रह कहलाता था। जो महासंधि विग्रह क्या कहलाता था? महासंधि विग्रह। मूल रूप से ये आदमी जो होता था, ये आदमी युद्ध और शांति का मंत्री था। किसका मंत्री था? युद्ध और शांति का मंत्री। हमने जब समुद्रगुप्त पढ़ा तो हमने देखा कि जो है हरिसेन नाम का एक आदमी होता है जो क्या लिखता है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। लेकिन वो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन लिखता है वो उस समय समुद्रगुप्त का युद्ध और जो है शांति का मंत्री था। यानी कि क्या था? महासंधि विग्रहक था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे जाके हम जो है चंद्रगुप्त देखेंगे तो इसमें वीरसेन नाम का आदमी होता है, जिसने उदयगिरि की पहाड़ियों में क्या लगाई थी? शिव मंदिर बनाया था। इसलिए उदयगिरि की अभिलेख में जो है हमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। ये मैंने जिक्र किया अभी लेक्चर पढ़ाते हुए, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो ये जो महासंधि विग्रह जो होता है, ये महासंधि विग्रह जो है ये एक प्रकार का वर्तमान का आप ये समझ लीजिए क्या था? प्रधानमंत्री। बस इतना सा ध्यान रख लेना समझने के लिए कि ये वर्तमान का क्या है? प्रधानमंत्री है। पूरी मंत्री परिषद को हैंडल कौन करेगा? यही आदमी करेगा। कौन करेगा? यही आदमी। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जल्दी लाइक कर दीजिएगा जो नए लोग जुड़े हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्या होता था और कौन कौन से मंत्री परिषद में लोग शामिल होते थे तो वो अपन देख लेते हैं थोड़ी सी। ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से ताकि अपन चार्ट पूरा ढंग से पढ़ सकें। और शांति का मंत्री, किसी से शांति की स्थापित करवानी है तब भी यही डील करेगा। कोई युद्ध या आक्रमण करना है तो भी कौन डील करेगा? यही डील करेगा। ठीक है, चलिए। एक होता है महादंड पाशिक। ये एक प्रकार का जो है न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और क्या होता था? महाबलीधिकृत। ये जो है सेना नायक होता था। क्या होता था? सेना नायक। तो आपको ध्यान क्या रखना है? महासंधि विग्रहक जो होगा वो आपका क्या होगा? क्या होगा? युद्ध और शांति का मंत्री। महादंडपाशिक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। महाबलीधिकृत क्या होगा? सेना नायक। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार ये क्या होगा? ये आपका जो है अंगरक्षक सेना का प्रमुख होगा। अंगरक्षक सेना का प्रमुख। ठीक है। एक होता है महाभंडाराधिकारी। महाभंडाराधिकारी
अधिकृत, ये जो है राजकीय कोष का प्रमुख होता था, कोष का प्रमुख। एक होता है कुणिक, क्या नाम होता है? कुणिक। कुणिक जो होता है वो भू राजस्व एकत्रित करने वाला या कर निर्धारण करने वाला होता है। महाअक्ष पटलीक, महाअक्ष पटलीक, भू राजस्व अधिकारी। ठीक है। और जो मैंने बताया कुणिक, वो क्या होगा? इसका सहयोगी होगा एक प्रकार से। और ये जो है भू राजस्व रेख पट्टा जारी करने वाला, पट्टा जारी करने वाला अधिकारी। ठीक है। इस तरह से जो है हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक जो है महाविनय जो है स्थापक होता है, ठीक है ना, उसके बारे में होगा कि वो जो है नैतिक आचार विचार, यहां लिख देते हैं विनय स्थिति स्थापक। ये लोगों की, आम पब्लिक की नैतिक और धार्मिक स्थिति स्थापित करने वाला। बस ये कुछ विभाग है जो एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए जो है ज़रूरी है, आ सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें, महासंधि विग्रह, युद्ध और शांति का मंत्री, दंडपाशिक, मुख्य न्यायाधीश, महाबलाधिकृत, सेना नायक, महाप्रतिहार, अंगरक्षक सेना का प्रमुख, महाभंडाराधिकृत, राज्य के कोष का प्रमुख, महाअक्ष पटलिक, भू राजस्व का अधिकारी, कुणिक जो है भू राजस्व पट्टा वगैरह जारी करने वाला, विनय स्थिति स्थापक जो होता है नैतिक धार्मिक स्थिति को स्थापित करने वाला, राज्य में किसी भी प्रकार की जो है अस्थिरता या जो है अराजकता ना फैल जाए इसलिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फटाफट लाइक कर दीजिए जो नए लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी ये कुणिक नहीं, कर्णिक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन देखते हैं इनका जो है प्रांतीय प्रशासन, कैसा प्रशासन देखते हैं, प्रांतों में प्रशासन कैसा था, प्रांतों को किस तरह बांटा गया था, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो आपके एग्जाम लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे। चलिए, प्रांतीय प्रशासन, प्रशासन में हम क्या देख रहे हैं, प्रांतीय। तो प्रांत को कहा जाता था भुक्ति, क्या कहा जाता था, भुक्ति। प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति। ये जो भुक्ति है ये एक प्रकार का क्या है, प्रांत है। और इसका जो प्रमुख होगा, प्रमुख, वो कहलाएगा ऊपरीक। क्या कहलाएगा, ऊपरीक। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, भुक्ति के नीचे होगा विषय। क्या होगा, विषय। विषय का प्रमुख जो होगा वो विषयपति होगा। ये तो विषय तो हमने मौर्य काल में पढ़ा था। ठीक है, विषय के बाद जो होगा वो होगा विधि। क्या होगा, विधि। विधि के बाद होता है पेट, और पेट के बाद होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, तो जो है प्रांतों में सबसे ऊपरी हिस्सा प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी वो भुक्ति या प्रांत होता था, सबसे नीची इकाई होती थी तो ग्राम होती थी। ये जो विषयपति है, इनकी सहायता के लिए प्रत्येक विषय में सहायता हेतु एक प्रशासनिक इकाई होती थी विषय महत्तर, विषय महत्तर, जिसमें कई सारे श्रेणियों के प्रमुख होते थे। जैसे उनको गुप्त काल में जेठक कहते थे। ठीक है ना, तो ये जेठक, सार्तवाहक आदि जो है इसके कुलीक, इनके जो है क्या होते थे, सदस्य होते थे। तो इस तरह से ध्यान रखना कि विषयपतियों की सहायता के लिए क्या होता था, विषय महत्तर नामक संस्था होती थी। ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने जैसा कि कहा कि इस समय सामंतवाद का उदय हो गया था, तो जो है भू राजस्व या भूमि अनुदान देने की प्रथा या परंपरा चल पड़ी थी।
और भूमि जो है सामंतों को दी जाती थी। ठीक है, सामंत नीचे उन पर नियंत्रण रखते थे। ये सामंतवाद की परंपरा जो पड़ती है वो पड़ती है सातवाहन काल में। सातवाहन काल में जो है सामंतवाद का उदय होता है। किसका उदय होता है? सामंतवाद का उदय। या आप ये कह सकते हैं कि सातवाहन काल में जो है हमें भूमि अनुदान देने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। और गुप्त काल आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? चरमोत्कर्ष तक। ये ध्यान रखना। पवन कुमार बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, आप शुक्रिया पवन कुमार जी। आप प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका क्या होगा, श्रेणी व्यवस्था होगी। इस चीज की ध्यान रखना। सॉरी, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ये ध्यान रखना। तो ये हमने देखा प्रशासन। अब अपन देखते हैं गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था। आज यहाँ बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी, तो मैं भीग गया हूँ। तो मैं मेरे जो है इस माइक्रोफोन या माइक को जो है सेट नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि मैं पूरी तरह भीगा हुआ हूँ। और इतनी बारिश में भी हम लोग आपके जो है पूरा ख्याल रखते हैं आप लोगों का। चलिए भी देखते हैं आर्थिक। तो जो है अपन देखते हैं कि जो है गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो था कृषि। क्या था? कृषि। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या था? मुख्य आधार था। कृषि अर्थव्यवस्था का क्या था? मुख्य आधार था। इस चीज का ध्यान रखना। कृषि भूमि को जो है या भूमि को जो है कई भागों में बांटा गया था। भूमि के इस काल में जो है प्रकार थे। भूमि के हमें कई प्रकार देखने को मिलते हैं। भूमि के क्या देखने को मिलते हैं? कई प्रकार देखने को मिलते हैं। थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर लेते हैं, इसमें जो है दिक्कत दे रहा है। तो कई प्रकार भूमि के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रकार है वो है क्षेत्र। ठीक है, और फिर दूसरा मिलता है वो है वास्तु। तीसरा मिलता है हमें चारागाह, और जो है चौथा प्रकार मिलता है वो है खिल, और पांचवा मिलता है अपृहत। इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 प्रकार मिलते हैं। कितने प्रकार मिलते हैं? कृषि के हमें जो है 5 प्रकार मिलते हैं गुप्त काल में। ये ध्यान रखना। गुप्त काल में कृषि के कितने प्रकार, कृषि भूमि कितने प्रकार थी? 5 प्रकार की थी। ध्यान रखना। ठीक है, और इस तरह से जो है हम देखते हैं। अच्छा, जो है वास्तु है, ये आवासीय भूमि थी। कैसी थी? आवासीय भूमि। ठीक है, और चारागाह की तो चारागाह वाली गोचर भूमि जो होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। खिल जो है ये जो है आपकी वो भूमि जो बंजर होती है। कैसी होती है? बंजर। और अपृहत भूमि वो भूमि होती है जो वन भूमि है। कैसी भूमि है? वन भूमि है। और क्षेत्रीय भूमि वो भूमि होती है जो कृषि भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है। किसके लिए उपयोग में ली जाती है? कृषि भूमि के लिए। तो आपको पता चल ही गया होगा, जब इतनी सारी चीज़ें बताई मैंने, तो आपका फिर रहा कौन सी भूमि? कृषि भूमि के लिए भूमि थी, उसको खिल कहा गया। ठीक है, कई प्रकार के राजा जो है क्या लेते थे? कर लेते थे। इससे ध्यान रखना। तो जो है सामंत ऊपरी कर लेते थे। सामंत जो कर लेते थे उसको कहा गया ऊपरी कर। सामंत जो कर लेते थे, सामंत, उसको क्या कहा गया है?
ऊपरी कर। कौन सा कर है? ऊपरी कर लेते थे, ठीक है। और जो राजा कर लेता था, कौन लेता था? राजा। जो राजा कर लेता था, कर जो राजा को दिया जाता था, राजा, उसको कहा गया है भाग। क्या कहा गया है? भाग। ये सेम चीज जो है हम देखते हैं, भाग या बलि प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब हमने वैदिक काल पढ़ा है, जब हमने मौर्य काल पढ़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको भाग कहा गया है, और ये भाग राजा लेता था 1/6 जो है %, ठीक है, या 1/6 भाग लेता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1/6 भाग लिखो, परसेंट थोड़ा आधुनिक सोच हो जाती है, तो 1/6 भाग जो है ये लेता था। और राजा जो है बेगार प्रथा भी लेता था। राजा क्या लेता था? बेगार प्रथा। और इस बेगार प्रथा को कहा गया विष्टि। ये सेम वर्ड कहा गया था मौर्य काल में। बेगार को मौर्य काल में भी क्या कहते थे? विष्टि कहते थे, ध्यान रखना। चलिए, और जो है हम देखते हैं कि हमें जो है अमरकोश, आगे मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा, जब मैं विज्ञान एवं कला बताऊंगा उसमें साहित्य पढ़ाऊंगा, उसमें एक अमरकोश आएगा जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी या नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने लिखा था। इसमें जो है भूमि के 12 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 12 प्रकार बताए गए हैं। किसके? भूमि के। इस चीज का ध्यान रखना। अमरकोश में जो है भूमि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 12 प्रकार बताए गए, 12 भागों में विभाजित किया गया है। और राजा नकद जो है कर भी लेता था, और जो है अपने अनाज के रूप में भी लेता था। जो नगद लेता था उसको कहता था हिरण्य, और अनाज के रूप में जो लेता था उसको कहता था मेघ, ठीक है। यानी कि राजा द्वारा जो है ये भाग या बलि जो है, ये यदि नकद ली जाएगी, क्या ली जाएगी? नकद, तो ये हिरण्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हिरण्य। और यही यदि अनाज के रूप में ली जाएगी, क्या? अनाज, तो ये कहलाएगी मेघ। क्या कहलाएगी? मेघ। तो इस तरह से जो है कुछ चीज़ें जो है हम देखते हैं। और आपको पता है अब अच्छे से कि जो है इस आर्थिक गतिविधियों में भू राजस्व निर्धारण का कार्यक्रम कौन सा अधिकारी करेगा? महाअक्ष पटलिक। इनको पट्टा वट्टा जारी करना किसानों को वो कौन देखेगा? वो करनिक देखेगा। और हमें जो है प्राचीन काल में जो है सिंचाई के भी साक्ष्य मिलते हैं। सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का जिक्र या उल्लेख मिलता है। इस तरह से जो है ध्यान रखना। और जो है कई तरह भूमि अनुदान का भी उल्लेख मिलता है गुप्त काल में। भूमि अनुदान की यदि मैं बात करूं, जो है भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया जाता था। एक होता है अग्रहार। क्या होता है? अग्रहार। ये जो है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। इस चीज का ध्यान रखना। देवदय जो होती है वो मंदिरों को, और ब्रह्मदेय जो होती थी ये भी जो है किसको दी जाती थी? जो गांव देते थे ब्राह्मणों को, उसको ब्रह्मदेव कहा गया। देवदेय मतलब देवताओं को, ठीक है, और ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को, जो गांव के गांव दान में दिए जाते थे, अनुदान में। ये जो है मैंने जैसा कि कहा कि गुप्त काल में जो है भूदान देने की या भूमि दान देने की, अनुदान देने की परंपरा है, ये अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से जो है कई प्रकार की जो है जानकारियां हमें मिलती है। उद्योगों की बात करूं, व्यापार वाणिज्य की बात करूं, तो जो है आपको पता है कि यहाँ भी श्रेणियों का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। हमें जो है भारत में कई सारी जो है उसमें प्राचीन काल में व्यापारिक बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और कई व्यापारिक श्रेणियों में मिलके जो है आपके जो है क्या बनाए? मंदिरों का निर्माण करवाया है। क्या करवाया है? मंदिरों का निर्माण करवाया है। मंदसौर अभिलेख में हमें जो है इसकी जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने जो है क्या कराया था? मंदिर का निर्माण कराया था। कई जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणियां जो होती थी व्यापारिक, वो लोग जो है पूरे वर्ष भर जो है किसी पर्टिकुलर मंदिर के लिए जो है दीपदान, या जो है आपके जो होता है दीप प्रज्वलित होता है पर डे, जो ज्योति की जाती है मंदिर में पूजा पाठ के लिए, उसके घी की व्यवस्था पूरे साल के लिए करते थे, वो श्रेणियां करती थी। इस बार की जानकारी जो हमें स्कंदगुप्त के ताम्र अभिलेख में भी मिलती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है हमें मिलती है। और ये जो दीप जलाने की परंपरा थी, ये तेलियों की श्रेणी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तेलियों की। चलिए फिर भी अपन देखते हैं कि भारत में उस समय कौन कौन से जो है बंदरगाह जो है भारत में उस समय थे गुप्त काल के समय, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं। और यहाँ से जाके यहाँ तो आपको पता है वर्तमान वाला कराची वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ एक जो है बंदरगाह होगा, उसका नाम होगा
12 बेरी कम। ठीक है, एक जो है यहाँ होगा या यहाँ समझ लीजिए गुजरात वाले तट पे बोरी गाजा। ठीक है, और जो है हमें मिलता है महाराष्ट्र में यहाँ पे सोपारा। ठीक है, यहाँ मिलता है कल्याण। ठीक है, और यहाँ मिलता है हमें वो है ताम्रलिपि। तो इस तरह से जो है भारत में मौर्य काल में कई सारे जो है क्या मिलते हैं, अपने बंदरगाह मिलते हैं। हालांकि मौर्य का गुप्त काल में, गुप्त काल भारत में जो है व्यापार वाणिज्य के लिए एक अवनति का काल था, क्योंकि भारत के हाथ से जो है, भारतीय शासकों के हाथ से जो रेशम मार्ग वगैरह थे वो सारे राष्ट्रकूट निकल चुके थे। ये जो है अवनति का काल माना जाता है गुप्त काल में, किसके लिए, व्यापार वाणिज्य। लेकिन जब आप कला और विज्ञान की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, तो ये गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास में क्या होगा, स्वर्ण काल होगा। क्या होगा, स्वर्ण काल। तो ये जो है हमने देखा कि इस तरह से भारत में जो है बोरी गाजा, 12 बेरी कम जो है इसको कराची को कहा गया है। बोरी गाजा, सोपारा महाराष्ट्र में है, कल्याण है शायद कर्नाटक में पड़ता है या फिर महाराष्ट्र में भी पड़ सकता है, देख लेना, आप क्लियर कर लेना अपने हिसाब से याद रहे तो। ताम्रलिपि जो है ये अपने पूर्वी तट वाला बंदरगाह है, जो उड़ीसा बंगाल वाला क्षेत्र, तो इसमें जो बंदरगाह था वो ताम्रलिपि था। इसी बंदरगाह से फाहियान वापस कहाँ चला गया था, चीन चला गया था। तो इस तरह से बंदरगाह है। हालांकि ताम्रलिपि, भड़ोच और जो है एक आधा और बंदरगाह था, ये 3 बंदरगाह हमें देखने को, ये सोपारा होता है, तीनों मौर्य काल में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है भारत में व्यापार वाणिज्य गुप्त काल में कई सारे बंदरगाहों से होता था। हालांकि फिर भी जो है अवनति का काल था, क्योंकि फाहियान जिक्र करता है कि भारत में व्यापार वाणिज्य जो है वो कोड़ियों से लेन देन होता था, वस्तुओं का लेन देन देखिए कोड़ियों के जरिए होता था। ठीक है, तो तीव्र व्यवस्था नहीं था, फिर भी ठीक है। चलिए, आज का वैसे तो टाइम हो गया है, इतना अपन कर नहीं पाएंगे यूं भी, क्योंकि अब आपका जो है समाज रहा है, तो समाज में मोटे तौर पे आप थोड़ी बहुत पीछे पढ़ ही चुके हो। इनका जो है वैष्णव धर्म था और गरुड़ इनका राज्य के चिन्ह था, तो ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म को संरक्षण देते होंगे। वही वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्थाएं होगी। ठीक है, फिर हमें यह देखना है कि उसमें क्या क्या और सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थी। जैसे आपको पता होगा सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें भानुगुप्त के अरुण अभिलेख से मिलता है, वो हमें गुप्त काल में मिलता है। ठीक है, चलिए वो बातें करेंगे। फिर धार्मिक में वही सेम चीज़, सामाजिक धार्मिक वैष्णव धर्म आ जाएगा। कला और विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहीं पर देखेंगे कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, अमरकोश में क्या है, अमर सिंह ने क्या लिखा है, वररुचि का क्या है, धवंतरी का क्या है, नागार्जुन का क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहीं देखेंगे। ठीक है, और वो जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी काल में भारत में जो अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, भारत में षड दर्शन, तो षड दर्शन की 6 शाखाओं का भी हम जिक्र करेंगे। हम रामायण महाभारत के जो अंतिम काल में लिखे जाने का जिक्र होता है वो भी यहीं पे होगा। कई सारे स्मृति ग्रंथ और पुराण लिखे जाएंगे गुप्त काल में, हम उनकी भी जिक्र करेंगे। ठीक है ना, जो प्रवर्तिक वैदिक साहित्य होगा, वैदिक काल के बाद का जो साहित्य होगा वो मोस्ट ऑफ गुप्त काल आते आते लिखा गया था बहुत सारा, तो वो सारे जिक्र अपन यहाँ पे करेंगे। कौन कौन से पुराण लिखे गए थे, कौन कौन से जो है आपके स्मृति ग्रंथ थे, वो सारी बातें। पुराण जैसे मैंने कहा कि वायु पुराण में जिक्र मिलता है, वो किसका मिलता है, गुप्त साम्राज्य का मिलता है। तो वो सारी बातें अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ जल्दी से, और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। नए लोग जुड़े हैं जो, ये गौरव ने लिखा है कि सर क्लास कितने बजे होती। क्लास मेरी गौरव 5 बजे होती है। और आनंद सिंह और एडू फैन पवन, गुड इवनिंग भाई। रिलैक्स लाइफ, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। और प्लीज़ अब आप जो है लाइक कर दीजिए जो नए लोग जुड़े हैं जल्दी से, और चलते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं भाई।